गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 के अंतर्गत आज हम करेंगे मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। हमने संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति के बारे में बात की, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की व्याख्या की। इसी कड़ी में आज हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? सदस्य राज्यों का एक संगठन। तो ये सदस्य राज्य किस प्रकार से इसमें शामिल हुए, इसके सदस्य बने, इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। केल्सन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का कोई निश्चित मापदंड व पैमाना नहीं है। यह महासभा तथा सुरक्षा परिषद पर निर्भर करता है कि कौन सा राष्ट्र शांति की स्थापना में सक्षम है। ये हम कोटेशन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सबसे पहले और इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे। तो केल्सन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए कोई निश्चित हमने मापदंड नहीं बनाया और ना ही हमने कोई ऐसा नाप तोल का कोई साधन रखा कि हम ये देख सकें कि कोई भी राष्ट्र शांति स्थापित करने में सक्षम है या नहीं है। इसे कौन डिसाइड करेगा? इसे महासभा और सुरक्षा परिषद डिसाइड करेगी। ये महासभा के ऊपर और सुरक्षा परिषद के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा राष्ट्र शांति की स्थापना करने में सक्षम है। तो हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के दूसरे अध्याय में संघ की सदस्यता से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य दो प्रकार के हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मूल और प्रारंभिक सदस्य, जिन्हें हम ओरिजिनल मेंबर्स कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं बाद में प्रवेश पाने वाले सदस्य, एडमिटेड मेंबर्स। तो सदस्यों को हमने दो भागों में बांट दिया यूएन के। तो सबसे पहले सदस्य कौन है? जो इसके शुरुआत में सदस्य थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिन्हें हम ओरिजिनल मेंबर्स का नाम देते हैं, मूल अथवा प्रारंभिक सदस्य कहते हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे राष्ट्र इसके सदस्य बनते चले गए। तो बाद में प्रवेश पाने वाले सदस्य एडमिटेड मेंबर्स कहलाते हैं। तो मूल या प्रारंभिक सदस्य किन्हें कहते हैं हम? कि वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे या सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। तो ऐसे प्रारंभिक या संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51, जिनमें भारत भी एक है। और बाद में प्रवेश पाने वाले जो सदस्यों के बारे में चार्टर के अनुच्छेद 4 में व्यवस्था कर दी गई है कि अनुच्छेद 4 में जो भी सदस्य इसमें शामिल होते चले जाएंगे उनके बारे में क्या क्या शर्तें होंगी, वो देश किन बातों को स्वीकार करेंगे कि वो यूएन के सदस्य बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 4 के अंदर अच्छे से बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी अन्य शांति प्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में दिए गए दायित्वों को स्वीकार करते हों और जो संघ के मतानुसार इन दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता रखते हों। ऐसे किसी भी राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा किया जाएगा। आप इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो भी देश शांति प्रिय है, जो भी देश चार्टर में दिए गए उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर सकता है और जो संघ के अनुसार दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता भी रखता हो। केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, योग्यता भी रखनी पड़ती है। उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए कि क्या वो इन दायित्वों को निभा सकता है जो दायित्व यूएन के रखे गए हैं। तो ऐसे किसी भी राज्य को क्या किया जाएगा? सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करेगी और महासभा उसको निर्णय करेगी कि उसको सदस्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। महासभा का निर्णय इसलिए रखा गया क्योंकि महासभा में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से सभी देश बराबर हैं और सभी देश बराबरी से इसके सदस्यों को सहमति प्रदान करते हैं। तो चार्टर की सदस्यता के बारे में जो हमने देखा उससे क्या निष्कर्ष निकला
कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, राज्य, एक आवेदनकर्ता एक राज्य हो। राज्य का मतलब उसके पास संप्रभुता की शक्ति होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वह राज्य चार्टर में वर्णित दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो। तीसरे नंबर पर वह शांति प्रिय राज्य हो। चौथे नंबर पर वह राज्य चार्टर में वर्णित दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता रखता हो। हमने दो चीजें कही हैं, इच्छा और योग्यता, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और पांचवें नंबर पर यह चार्टर में दिए गए दायित्वों को स्वीकार करता हो। और छठे नंबर पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस राज्य को सदस्यता देने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार आपने जो अनुच्छेद 4 में किसी भी देश को यूएन का सदस्य बनने के लिए जो भी शर्तें सामने रखती हैं, वो शर्तें आपने इस प्रकार से देख ली कि पहले तो सबसे पहले राज्य जो है, जो आवेदन करता है, वो एक राज्य होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो शांति प्रिय भी हो, वो दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो, और दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता भी रखता हो, और दायित्वों को स्वीकार करता हो। इसीलिए जब ये सारी शर्तें वो पूरी कर देगा, तब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस राज्य को सदस्यता देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का जो हमने बहुत बारीकी से इसको जानकारी हासिल की, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों और मनोविज्ञान के प्रभाव में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यद्यपि इस बात पर चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को सर्वव्यापी बना दिया जाए, यानी सभी जो विश्व के देश हैं वो इसके सदस्य बन जाए, परंतु जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तो ये निश्चय किया गया कि यह सदस्यता किसी भी देश को उसके व्यवहार के आधार पर दी जानी चाहिए। और उसके साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि कोई भी सदस्य राज्य लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। इस कारण सदस्यता की शर्तें हैं शांति प्रियता, उत्तरदायित्व को निभाने में योग्य एवं इच्छुक। इससे ऐसा लगता है कि सदस्यता के लिए नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, परंतु व्यवहार में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण कर दिया और नए राज्यों की सदस्यता प्रदान करने के मामले राजनीतिक कारणों से प्रभावित होते रहे। जिन राज्यों को संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव अमेरिका अथवा अन्य पश्चिमी राज्यों के द्वारा किया गया, उस पर सोवियत संघ वीटो का प्रयोग करके उन्हें बेकार करता रहा, और दूसरी ओर जिन राज्यों की सदस्यता का प्रस्ताव सोवियत संघ की ओर से किया गया, उसे या तो पश्चिम राज्यों ने साधारण सभा में अपना प्रबल बहुमत होने के कारण पारित नहीं होने दिया, और अब ऐसा नहीं हो सका, तो सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ समय के पश्चात ही सोवियत संघ ने बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, मंगोलिया आदि राज्यों को संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया, तो पश्चिम देशों ने उसे रोक दिया। और जब पश्चिम देशों ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, जॉर्डन, पुर्तगाल और श्रीलंका को संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, तो सोवियत संघ ने उसे वीटो कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि साम्यवादी चीन, जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, सन 1949 के अंत से लेकर 1971 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। जब अमेरिका के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों ने मांग की तो अमेरिका ने उसे सदस्य बनने का विरोध करना बंद कर दिया और 1971 में चीन संघ का सदस्य बन सका। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उसके सदस्य देशों के राजनीतिकरण तथा नैतिककरण के तत्वों ने कितनी प्रभावित और उलझी हुई है। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाने वाले राष्ट्रों में सन 1946 में अफगानिस्तान, आइसलैंड, स्वीडन और थाईलैंड थे। सन 1947 में पाकिस्तान तथा यमन थे। इसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका में मतभेदों के कारण 1949 से लेकर 1955 तक केवल इंडोनेशिया, जो कि 1950 में इसका सदस्य राष्ट्र बना था, के अतिरिक्त कोई अन्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। सन 1955 में उनमें समझौता होने के कारण 16 राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, श्रीलंका, कंबोडिया, फिनलैंड, हंगरी, इटली तथा बुल्गारिया आदि संघ के सदस्य बनाए गए। 1956 में जापान और सूडान इसके सदस्य बने और इस प्रकार यह संख्या बढ़ती रही और सन 1981 में नव स्वतंत्र जिम्बाब्वे संघ का 153वां और ग्रेनाडाइक
इसका 154वां सदस्य बना। उसी वर्ष न्यू हेब्रिड्स 155वां, बेलीज 156वां, और इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते बहुत सारे देश इसके सदस्य बन गए। 1991 में 7 नए सदस्य एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मार्शल द्वीप समूह तथा मैक्रोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनाए गए। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूसी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। और इसके पश्चात उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, लेटविया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, मोल्डेविया और स्विट्जरलैंड तथा ईस्ट तिमोर आदि राज्यों के सदस्य बन जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 191 तक पहुंच गई, और आज अगर हम देखें तो ये 194 तक जा चुकी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अगर सोवियत संघ ने, क्योंकि दो ही हमारे पास पावर थी, मेन पावर सोवियत संघ और अमेरिका, द्विध्रुवीय जिसको हम बोलते थे, तो सोवियत संघ अगर किसी सदस्य राष्ट्र को सदस्य बनाना चाहता था तो अमेरिका वीटो कर देता था, और अमेरिका किसी पश्चिमी देश को बनाना चाहता था तो सोवियत संघ उसको वीटो कर देता था। तो जिस चार्टर की हम बात करते हैं कि जिस चार्टर में एक उद्देश्य रखा गया कि जो शांतिप्रिय देश होगा वो इसका सदस्य राष्ट्र बन सकता है, जो सक्षम होगा, जो योग्य होगा, जो उत्तरदायित्व को वहन करने वाला होगा। लेकिन इन महान शक्तियों ने इस सदस्यता को भी राजनीतिकरण में बदल दिया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का राजनीतिकरण कर दिया गया। और इस प्रकार धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती गई, जैसे जैसे इनमें कोल्ड वार खत्म होती चली गई, उसी प्रकार से धीरे धीरे सदस्य राज्य इसके संख्या में बढ़ते चले गए। जैसे हमने देखा था कि जनवादी चीन जो है 1949 से लेकर 1971 तक अमेरिका जो है वो इसको रोकता रहा सदस्य बनने में, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। और जब अमेरिका के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों ने मांग की तो अमेरिका ने उसको का विरोध करना बंद कर दिया, और इस प्रकार 1971 में चीन संघ का सदस्य बन सका। नेक्स्ट टाइम हम जनवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी इसके ऊपर हासिल करेंगे कि जनवादी चीन की सदस्यता किस प्रकार से इतने सालों तक प्रभावित रही। आज हमने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने के लिए किस किस प्रक्रिया से होकर किसी भी राज्य को गुजरना होता है। धन्यवाद।